मचा रहे हो एकदम अपनी पढ़ाई में धूम मचा दो बच्चों। नीट 2024 में धूम मचा करके आना है, एकदम झंडा लहरा करके आना है। इस बार एग्जाम में बेहतरीन नंबर से बेहतरीन रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज तक जाना है, अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचना है बच्चों। अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज चूज कर लो, पहुंच जाओ। चूज तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, बस पहुंच जाओ उस कॉलेज में, यही दुआ है। बस मेहनत कर डालो, ये जो कुछ दिन बचे हुए हैं आपके अप्रैल मंथ में लगा दो पूरी जान अपनी। चैप्टर्स सारे फिनिश हो गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर भी जो हमारा लास्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, वो कंप्लीट कर लिया है और उसी का पार्ट 2 हमें पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 2 जिसे हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पूरा का पूरा चैप्टर एग्जांपल बेस्ड है और क्वेश्चन भी एग्जांपल बेस्ड आते हैं। एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, 2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं, 3 सवाल भी पूछे जा सकते हैं चैप्टर से। मतलब कुल मिलाकर के 8 मार्क्स से लेकर के 12 मार्क्स का सवाल है। कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उन एग्जांपल्स पे बिल्कुल फोकस करके समझेंगे, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो सारा ह्यूमन के बेनिफिट से रिलेटेड है। ह्यूमन के बेनिफिट से रिलेटेड जहां पे हम फूड और हेल्थ की बात करते हैं उन एरियाज को ज्यादा कवर किया गया है, मेनली उन्हीं एरियाज को यहां कवर किया गया। तो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस में जो हमने पढ़ा था वहां पे आप पढ़ते हो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया कैसे जाता है, बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, उसको कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें क्या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, ये सारी चीजें हमने समझ ली थी। पीसीआर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीसीआर के प्रोसेस पे स्टेप बाय स्टेप की डीनेचुरेशन क्या होता है, उसके बाद हम एनीलिंग की बात करते हैं, या फिर चेन एक्सटेंशन में कौन से एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही कॉमन चीजें हैं, यहां पे क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं। अगर इस चैप्टर को कवर किया जाएगा तो ये मान के चलें कि प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर या प्रोसेसेस इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो वहां पे तो आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, लेकिन अब हमें एग्जांपल्स पढ़ने हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किस फील्ड में है। वो सारे एग्जांपल्स हमको देखने हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज किन किन फील्ड्स में किया गया है। तो आज का जो चैप्टर होगा बच्चों, आज हमारा होगा वो होगा एप्लीकेशन पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट। आपको ये बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी फील्ड है जहां बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, मेजर फील्ड्स कौन कौन सी हैं जहां पे हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा प्रोसेस जो हम डिस्कस करेंगे आज का जो मेन टारगेट होगा वो होगा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो सीधी सीधी बात है, जैसे हम समझ सकते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, हर दिन बढ़ती चली जा रही है। और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के बहुत सारे तरीके हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में भी डिस्कस किए थे कि हम अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जानकारी दें। लेकिन एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, हम एक दिन में सारी जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर सकते, एक ही दिन में जनसंख्या में कमी नहीं आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं कि लॉन्ग टर्म अगर सोच करके देखा जाए तो जनसंख्या अगर हम कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जहां है वहां रोक तो सकते हैं, मेंटेन तो कर सकते हैं, इससे ज्यादा ना हो। तो कह रहे हैं एक तो वहां स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और दूसरी स्ट्रेटजी साइंटिस्ट की ये बन रही है कि जो अभी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उस एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को किस तरीके से खूब सारे फूड की सप्लाई करें। जब जनसंख्या बढ़ी हुई है तो उनको फूड सप्लाई की जरूरत है, जितने ज्यादा लोग हैं उतनी ही ज्यादा फूड सर्विसेज की जरूरत है, उतना ही ज्यादा हेल्थ सर्विसेज की भी जरूरत है। क्योंकि जब लोग बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो पोल्यूशन भी होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो डिजीजेज भी बढ़ेंगी और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। हमको टेक्नोलॉजिकली साउंड होना होगा, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस बनाना होगा ताकि लोगों को हेल्थ की फील्ड में हम योगदान दे सके, सपोर्ट दे सके, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को हम डील कर सके। तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एरियाज को ये इंक्लूड करती है। अभी मैं बताऊंगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमारा है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी की लाइन कहती है, एनसीईआरटी की जो लाइन इस चैप्टर में पहली लाइन कहती है कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने पिछला चैप्टर पढ़ा, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड, और हमने समझा इस बात को कि बायोटेक्नोलॉजी एसेंशियली डील्स विद व्हाट, इट इज द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल स्केल का मतलब क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। बायोफार्मास्यूटिकल्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स हो या प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हो, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स उसे कहते हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स। इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, इन द फील्ड ऑफ फार्माकोलॉजी वी आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोफार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है और ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स या कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को बनाया जा रहा है जिसकी मदद से हम खूब सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके लिए जरूरत पड़ती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, इसके लिए जरूरत पड़ती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई फंजाई हो सकता है, कोई प्लांट सेल हो सकती है, कोई एनिमल सेल हो सकती है। तो बाय यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बाय यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, लाइक प्लांट, लाइक एनिमल, लाइक फंजाई, हम इन ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं और इनसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट जो हमारे लिए हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे डेली लाइफ में हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम फील्ड की बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो आप देखोगे कि बायोटेक्नोलॉजी एनसीईआरटी कहती है कि कई सारी फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ थेराप्यूटिक्स, थेराप्यूटिक्स का मतलब भी आप समझ सकते हो, इट इज रिलेटेड टू थेरेपी, इट इज रिलेटेड टू थेरेपी। थेरेपी का मतलब आप समझ सकते हो फॉर द क्योर ऑफ अ डिजीज, किसी डिजीज के ट्रीटमेंट से रिलेटेड थेराप्यूटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या डिजीज डायग्नोसिस में, डिटेक्शन ऑफ द डिजीज में, जिसे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एलाइजा की बात करूं, पीसीआर की बात करूं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग की बात करूं, तो ये सारे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जो डिजीज डायग्नोसिस में यूज किए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस फील्ड में। वहीं आगे बात करें बायो रिमीडिएशन, तो रिमीडिएशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को जड़ से समाप्त कर देना। हेवी मेटल्स हैं, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, ऑयल स्पिलिंग अगर हुई है ओशंस में, कह रहे इस ऑयल या हाइड्रोकार्बन जिसकी वजह से लार्ज स्केल पे मास में डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है या ओशंस में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है जिनकी मास में डेथ हो जाती है, उन केमिकल्स को जड़ से खत्म कर देना ही बायो रिमीडिएशन कहा जाता है। आपने अगर सुपर बग का नाम सुना होगा, सूडोमोनास पुटिडा, जिसे डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया था, उसका इस्तेमाल किया जाता है इसे फीड करने के लिए, हाइड्रोकार्बन फीड करने के लिए। तो ये बायो रिमीडिएशन कहा जाता है, यूज ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंस, किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस या किसी केमिकल को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से क्लीन करना, रिमूव करने का कार्यक्रम जो होता है उसे कहते हैं बायो रिमीडिएशन। रिमीडियल मतलब उसे रिमूव कर देना। तो कह रहे बायो रिमीडिएशन क्या है, ये तीसरी फील्ड है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल बायो रिमीडिएशन में किया जा रहा है, डायग्नोसिस में किया जा रहा है, डिजीज की थेरेपी में किया जा रहा है, मास में, एनर्जी प्रोडक्शन में, बायोफ्यूल की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। बायोडीजल का प्रोडक्शन किया जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करके। लिविंग ऑर्गेनिज्म से डीजल हम फॉसिल फ्यूल से ऑब्टेन करते हैं, फॉसिल से ऑब्टेन करते हैं, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम डीजल हम बाहर से ऑब्टेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से उस जैसे केमिकल बना रहे हैं जो हमें प्रोडक्शन दे रहा है बायोफ्यूल्स का, जिसका इस्तेमाल हम एनर्जी प्रोडक्शन में कर रहे हैं। बायोगैस बना रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके। तो कह रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन में हम यूज कर रहे हैं, वेस्ट के ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, जो हेवी कह रहे हैं कि अलग अलग रीजन से अलग अलग टाइप के वेस्ट जनरेट हो रहे हैं। रेस्टोरेंट से आप देखो तो अलग टाइप का फूड वेस्ट जनरेट हो रहा है, होटल से फूड वेस्ट जनरेट हो रहा है, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसमें बहुत सारे माइक्रो जो कि हार्मफुल है। क्या इन सभी केमिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस जो नेचर में अगर एग्जिस्ट किए या अगर उनको रखा गया, खुले छोड़ दिया जाए तो इससे बीमारियों के फैलने का खतरा है।
इन सभी वेस्ट को, चाहे वो सॉइल से रिलेटेड हो, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, चाहे वो एयर से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे नेचर को हार्म पहुंचा रही है, उन वेस्ट सब्सटेंसेस के रिमूवल के प्रोसेस में भी हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे माइक्रोब जो डिग्रेड कर देते हैं, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट हो, हाउस होल्ड वेस्ट हो, चाहे वो फूड वेस्ट हो, उनका डिग्रेडेशन किया जा रहा है इन्हीं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके। तो ये हो गया वेस्ट ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, जहां पे आप पढ़ते हो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स भी इसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का एग्जांपल है। मतलब ऐसी बहुत सारी फील्ड है इस चैप्टर में। मेनली जो डीलिंग की गई है वो आप देखोगे एग्रीकल्चर और हेल्थ की फील्ड में। मेन जो डिस्कशन है वो एग्रीकल्चर और हेल्थ की फील्ड में है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मल्टीपल फील्ड्स में है। मल्टीपल फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिसमें एनसीईआरटी कहती है क्रिटिकल एरियाज ऑफ रिसर्च। अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में क्रिटिकल रिसर्च एरियाज की बात करते हैं, तो रिसर्च एरिया 3 चीजों पर फोकस करता है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस 3 चीजों पर फोकस करता है। एक, जो हम कैटलिस्ट बनाते हैं, जो हम कोई कैटलिस्ट बनाते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके कोई माइक्रोब बनाते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके कोई एंजाइम बनाते हैं, वो कैटलिस्ट है, वो हमारे लिए वो किसका काम कर रहा है? एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब उस कैटलिस्ट को ऑप्टिमल कंडीशन दी जाएगी, माहौल दिया जाएगा, ताकि वो प्रोडक्शन खूब सारा कर सके, खूब सारा प्रोडक्शन कर सके। मतलब एक तरह तो सबसे पहले हमने क्लोनिंग वेक्टर में डाल करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें ट्रांसफर कर दिया, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, एक कैटलिस्ट तैयार कर लिया, एंजाइम तैयार कर लिया, प्रोटीन को डिस्कवर कर लिया हमने कि ये कोई रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बनती है। अब इसको लार्ज स्केल पे ऑब्टेन कैसे किया जाए? बायो रिएक्टर्स में ट्रांसफर किया जाए और इनसे खूब सारा प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल कंडीशन, टेंपरेचर ऑप्टिमम होगा, पीएच ऑप्टिमम होगा, खाने पीने की चीजें होंगी, ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, वेस्ट रिमूवल सिस्टम होगा, हमने पढ़ा था बायो रिएक्टर्स में। यानी इन सारी चीजों को प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब पहली फील्ड है ऑब्टेनिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, जो कि माइक्रोब हो सकता है या कोई एंजाइम हो सकता है। एक दूसरा, टू प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशंस, इस प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। और तीसरा, वो प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो उसे आइसोलेट किया जाएगा, उसको प्यूरिफाई किया जाएगा और फिर रेडी किया जाएगा कमर्शियल पर्पस से। तो लास्ट स्टेप में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाएगी। तो एक में कैटलिस्ट ऑब्टेन किया जा रहा है, एक सिंगल, सेकंड में उसको ऑप्टिमल कंडीशन दी जा रही है, और तीसरे में हम उससे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। अब देखो एनसीईआरटी ने भी दिए हुए हैं इन तीनों पॉइंट्स को, एनसीईआरटी ने फोकस किया है। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, जो कि एक माइक्रोब या प्योर एंजाइम हो सकता है। इसी ऑर्गेनिज्म को या प्योर एंजाइम का इस्तेमाल करके ऑप्टिमल कंडीशंस दे करके इंजीनियरिंग प्रोसेस में, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू उस कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए प्रमोट किया जाता है। और फाइनली जो लास्ट स्टेप है, जहां डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है, जिसमें लास्ट स्टेप में हम प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और फिर उस प्योर एंजाइम या ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यूज करते हैं, रेडी करते हैं कमर्शियल पर्पस से। तो बायोटेक्नोलॉजी की 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं, हमें ध्यान रखना होगा। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में इन्हीं तीनों चीजों को अप्लाई किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में फील्ड के बेसिस पे कलर कोडिंग भी दी गई है। अगर आप थोड़ा सा इसको मतलब एडिशनल चीज है ये, मतलब आप याद रख सकते हो, कभी बाई चांस कभी कंफ्यूज करने के लिए कोई टर्म पूछ दिया जाए आपसे, कलर कोडिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के बेस्ड ऑन द फील्ड हम कलर कोडिंग करते हैं। जैसे एक टर्म यूज करते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, एक टर्म यूज करते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, और ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो है ये रिलेटेड है द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। बच्चा कहेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ग्रीन हो गया, ठीक बात है। तो फिर अगर आपसे पूछा जाए एनवायरमेंट के लिए, एग्रीकल्चर का तो ठीक है, एनवायरमेंट भी तो ग्रीन है भाई। एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है जो एनवायरमेंट के पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए, एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए यूज की जाती है, वो बायोटेक्नोलॉजी कौन सी है? तो आप बताओगे ये वाली बायोटेक्नोलॉजी को। जब ग्रीन पहले दे दिया एग्रीकल्चर को तो इसके लिए ग्रे बायोटेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी फॉर मरीन रिसोर्सेज, मरीन वाटर रिसोर्सेज के लिए, या फिर ओशन में पाए जाने वाले रिसोर्सेज के लिए हम यूज करते हैं, ओशन रिसोर्सेज के लिए हम यूज करते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। मेडिसिन की फील्ड में रेड बायोटेक्नोलॉजी है जो मेडिसिन की फील्ड में यूज की जाती है। ये केवल आपको एक बार टेबल फॉर्म में, इसको टेबल फॉर्म में बना देना, आप इसको याद कर लेंगे। एक रीडिंग करनी है आपको, ज्यादा नहीं करनी है। लास्ट में आप लिख सकते हैं व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी जो इंक्लूड करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, किसी भी चीज का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, केमिकल प्रोडक्शन किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए हम व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। तो मेजर 5 क्रिटिकल एरियाज को आप याद रखेंगे। एक हो गया ग्रीन जो रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, फिर एनवायरमेंट से, फिर मरीन रिसोर्सेज, फिर मेडिसिन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये हमारी मेजर फील्ड्स है बायोटेक्नोलॉजी की। इन्हीं फील्ड्स में हम काम कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में मेजर। इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड है, लेकिन इस चैप्टर में जो मेन हमारी डीलिंग होगी, इस चैप्टर में जो हम मेन डीलिंग करेंगे वो करेंगे एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, और हम मेडिसिन की फील्ड में हेल्थ पे काम करेंगे। ये चैप्टर जो डील करेगा बाबू, ये डील करेगा मेरे बच्चों ग्रीन पे और रेड पे काम। तो मतलब अगला टॉपिक हमारा होगा बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत ही बेसिक है, एग्जांपल बेस्ड है, बहुत लोड नहीं लेना है, फटाफट से समझ लेंगे। मेजर चीजों को जहां एक्सप्लेन करना है उसमें एक्सप्लेन भी करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। तो कहानी कुछ यूं है मेरे बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, पहले एग्रीकल्चर को समझो। एग्रीकल्चर क्या है? खेती है, कृषि है। चाहे वो पशुपालन हो, एनिमल हस्बेंड्री भी एक तरह की एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है, चाहे वो पौधों से मिलने वाला प्रोडक्शन है, जो प्लांट से प्रोडक्शन हम लेते हैं। जैसे कि हम अगर देखें तो हमारा मेजर फूड प्रोडक्ट इसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से आता है। चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री हो, वो भी एक तरह का एग्रीकल्चर ही है बच्चों। डेयरी इंडस्ट्री भी एक तरह की एग्रीकल्चर है। या फिर हम अगर वीट बार्ली या कोई फसल पैदा करते हैं, फसलों को मिट्टी में पैदा करते हैं, तो वो भी एक तरह की एग्रीकल्चर है। यहाँ हम उन्हीं फसलों की मतलब प्लांट प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करेंगे, एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम। एनिमल्स को यहाँ यूज नहीं किया जा रहा, एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, अभी बात कर रहे हैं द प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट। अब कहानी ये थी कि शुरुआत में तो हमें बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज थी नहीं, हमें शुरुआत में बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं थी। आपको पता होगा 1970s के बाद मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का केस जो है वो 1970 के बाद आया। तो 1970 से पहले या उससे और भी बहुत पहले हमारे पास केवल एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड हुआ करता था, जहां पे हम पुराने टाइम से, पुराने जमाने से क्लासिकल तरीके से हम वही एग्रीकल्चर करते थे, फसल बोते थे और फसल का प्रोडक्शन कराते थे। बुआई करी, फसल बढ़ी, कटाई करी और फिर उसका इस्तेमाल किया। तो एक नॉर्मल तरीके से हम ट्रेडिशनल प्लांट प्रोडक्शन करते थे, प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज करते थे, एक ट्रेडिशनल कृषि जिसको हम कहते हैं। फिर टाइम आया ग्रीन रेवोल्यूशन का, क्योंकि जरूरत जितनी ज्यादा फूड की बढ़ रही थी, डिमांड जितनी बढ़ रही थी, उतनी सप्लाई नहीं हो रही थी। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। याद करो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में बताया था 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी, और फिर जब 2000 आया तो वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी हो गई थी।
मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी वो क्रॉस कर गई थी 6 बिलियन। और अगर एनसीईआरटी की किताब देखें 2011 का सेंसस तो 7.2 बिलियन हो चुकी थी वर्ल्ड पॉपुलेशन 2011 में। सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया 3 अगर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देखेंगे तो वहां पे 350 मिलियन से हम लोग, लेकिन 19 ये जो हमारा 2000 आते आते मई 2001 में हमारी जनसंख्या हो चुकी थी 1 बिलियन, क्रॉस कर चुके थे हम 1 बिलियन। और अब इवन अभी अगर आप देखोगे तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से भी ज्यादा, ये तो बताइए। तो कह रहे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनते चले जा रहे हैं, पूरे विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है, रॉकेट की स्पीड से भाग रही है। तो कह रहे जिस तरह से हम ट्रेडिशनल ब्रीडिंग कर रहे थे प्लांट्स की या मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग ऑब्टेन कर रहे थे, उससे प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे थे, वो सही नहीं था। ग्रीन रेवोल्यूशन का कांसेप्ट है। एमएस स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन का कांसेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जिसे नॉर्मन बोरलॉग ने वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर किया था। उन्होंने वर्ल्ड वाइड एक्सप्लेन किया था अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हो, अगर मैं वहां से शुरू करूं, अगर मैं वहां से कहानी को ऐड करना शुरू करूं, आप देखोगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन की जो कहानी थी, अगर मैं सीधा हेडिंग लिखूं अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति इसे कहते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या कहता है, हरित क्रांति क्या कहती है, ये कहती है हरियाली। हरियाली लाने के लिए इस धरती को कृषि उत्पादन में सबसे बड़ा देश और पूरे विश्व में फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का कांसेप्ट आया। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करते हो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो थे उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, एन बोरलॉग, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। नॉर्मन बोरलॉग नाम था इनका, नॉर्मन बोरलॉग नाम था इनका। तो ये जो थे इन्होंने कहानी सुनाई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। मैक्सिकन जेनेटिसिस्ट कह सकते हो, प्लांट ब्रीडिंग साइंटिस्ट कह सकते हो। इन्होंने वर्ल्ड वाइड, अगर मैं इंडिया की बात करूं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो वर्ल्ड वाइड थे, बट इन इंडिया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मिस्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हम कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड, सॉरी इन इंडिया, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भाई साहब, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो अगर आप वर्ल्ड वाइड देखते हो तो वर्ल्ड वाइड नॉर्मन बोरलॉग और इन इंडिया में स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। कंफ्यूज ना हो, यहां क्लियर रहना चाहिए, इन इंडिया, इन भारत। तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है हमारे फेमस एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन। तो अब कहानी थी क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन का कांसेप्ट आया था किस लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए आया था क्योंकि हमें फूड प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए था। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कांसेप्ट है वो क्या कहता है, इन ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोडक्शन हमने बढ़ाने के लिए क्या किया, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, हाई यील्डिंग वैरायटीज का इस्तेमाल किया, जो ज्यादा यील्ड करते हैं, मतलब ऐसी स्पीशीज, ऐसे वेरिएंट्स यूज किए जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, खूब प्रोडक्शन। जैसे मान लो, ऐसे फॉर एग्जांपल कहूं, एक काऊ जो है वो एक दिन में 10 लीटर दूध देती है और एक काऊ एक दिन में 40 लीटर दूध देती है, तो हम कौन सी वैरायटी यूज करेंगे, वो काऊ जो 40 लीटर देती है, उसको कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी। एक गेहूं की फसल हमने उगाई और उससे हमें 2 से 3 क्विंटल प्रोडक्शन मिल रहा है, और एक है जिससे हमें 100 क्विंटल प्रोडक्शन मिल रहा है, कौन सी उगाएंगे, 100 क्विंटल वाली उगाएंगे। मतलब कंसेप्ट ये है कि यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। एक एग्जांपल लिया है, समझ लेना, सच में 3 क्विंटल से 100 क्विंटल पैदा होने लगा है भाई, ऐसे कैसे, हम क्या कर रहे हैं, हमने ज्यादा यील्ड हो इसके लिए भाई एक फसल लगाओगे, उसका प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, एक फसल लगाओ उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा, किसको यूज करें, जो ज्यादा प्रोड्यूस करे, सिंपल है। तो कह रहे हैं आप देखो, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा, इसमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेटर मैनेजमेंट, कह रहे फसल को मैनेज करने के लिए बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब आप कहोगे कौन सी बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है भाई साहब, है खेती के लिए क्या हो सकता है बेटर मैनेजमेंट, सिंचाई का साधन उपलब्ध हो, बढ़िया मशीन इक्विपमेंट्स हो जो सिंचाई में यूजफुल साबित हो, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी मशीनरी यूज की जाए जो खेतों में कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सके, ज्यादा से ज्यादा। कह रहे जब तक सीजन रहेगा तब तक हमने खूब सारा प्रोडक्शन करा लिया। कैसे, हमने मैनेजमेंट उसको मैनेज सही तरीके से किया। क्या किया हमने, अच्छे से इरिगेशन करी, मशीन का इस्तेमाल किया। क्या फेवर करता है ये फेवर करता है यूज ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। मशीन्स एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है ये। यहाँ पे शुरुआत हुई एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की। यूज ऑफ एनॉर्मस यूज, मतलब अब तो मैं यूज किया इन्होंने, एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक जो केमिकल होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया, खूब सारा प्रोडक्शन कर लिया गया। इसे हम कह रहे हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। हमने बेटर मैनेजमेंट किया, मशीन यूज की, इक्विपमेंट्स यूज किए और खूब सारा फर्टिलाइजर यूज किया, सिंथेटिक केमिकल्स यूज किए। इसे हम कहते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। और तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो मेरे किसान भाइयों, क्या तुम जानते हो मेरे बच्चों, क्या तुम जानते हो मेरे बच्चों, इस टेक्निक ने 3 गुना, यानी ये 3 गुना वृद्धि हुई, ट्रिलियंस में ग्रोथ हुई भाई साहब, 3 गुनी वृद्धि, ट्रिलियंस में कह रहे कई गुना वृद्धि हो गई प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्शन वाज इंक्रीज 3 टाइम्स, प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड। कह रहे हैं ये मल्टीप्लाई होता गया फूड और खूब सारा प्रोडक्शन हुआ, और खूब प्रोडक्शन करके हमारे पास खाने की कमी अब खत्म होने लगी थी। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जनसंख्या जिस रेट से रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही थी, उतना प्रोडक्शन कर पाना हमारे बस की बात नहीं थी। और दूसरा, इसके मेजर चैलेंजेस क्या थे इस ग्रीन रेवोल्यूशन, हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, कई गुना ज्यादा कर लिया, 3 गुना ज्यादा वृद्धि कर ली, ठीक बात है, लेकिन इसके चैलेंजेस भी थे। चैलेंजेस ये थे कि अगर हम बात करें, एनसीईआरटी एक और बात लिखती है, कहती है कि इसमें जो फूड प्रोडक्शन था वो मेजरली अगर हम देखें तो पार्टली बढ़ा था, पार्टली द फूड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ, पार्टली फूड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ, पार्टली इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज का जो रोल था बेटा जी, हाई यील्डिंग वैरायटीज का जो रोल था वो पार्टली था। इसका जो मेनली जो रोल था, जो मेन इंक्रीमेंट हुआ था, इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थे उनकी वजह से ज्यादा वृद्धि हुई।
ज्यादा ग्रोथ हुई, इरिगेशनल फैसिलिटी, मशीन का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, इन चीजों की वजह से ज्यादा वृद्धि हुई। इसका मतलब हमारा जो मेन फोकस हुआ वो इन दोनों पॉइंट्स पे मेनली क्या, इन दो बातों की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा। हाई यील्डिंग वैरायटी से उतना नहीं बढ़ा जितना प्रोडक्शन इन दो चीजों से बढ़ा। अब चैलेंज क्या रहा होगा कि क्या इंडिया के किसान या वर्ल्ड वाइड जितने किसान रहे होंगे, सारी कंट्रीज के किसान जो रहे होंगे, डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री जा रही होगी, डेवलप्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग नेशन जा रहे होंगे, या सबके पास केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करने भर का रोकड़ा था, पैसा था, या सबके पास मशीन और बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करने का पैसा था? यानी नहीं, इट इज टू एक्सपेंसिव मेथड। ये कैसे मेथड्स हैं? ये मेथड जो है दीज आर टू एक्सपेंसिव, टू मच एक्सपेंसिव। मतलब ये केवल वही अफोर्ड कर सकता था जिसके पास बहुत सारा पैसा, धन दौलत, रुपया पैसा हो, केवल वही कर सकता था। मतलब यहाँ पे ये इसका मेजर ड्रॉबैक या मेजर चैलेंज कह सकते हो। और दूसरा, यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स की वजह से जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जनरेट होना शुरू हो गया, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट था एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब जो हम एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कर रहे थे उसका नुकसान भी था, उसके ड्रॉबैक भी थे, उसके चैलेंजेस भी थे। नो डाउट हमने प्रोडक्शन को बढ़ा लिया, चाहे भले ही हमने हाई यील्डिंग वैरायटी का इस्तेमाल किया, उससे थोड़ा कमी असर पड़ा, लेकिन बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से, मशीन के इस्तेमाल से हमने प्रोडक्शन बहुत सारा कर लिया था। एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन ने उस टाइम पर तबाही मचा दी, खूब सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो गया। लेकिन ड्रॉबैक कह रहे हैं गरीब अभी भी गरीब था, उसे खाने को नहीं था, क्योंकि बहुत महंगा था, सारे इक्विपमेंट्स मशीन का इस्तेमाल करना, हाई यील्डिंग वैरायटी को खरीदना, ये इनके बस की बात नहीं थी। दूसरा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल जो डैमेज हो रहा था हम उसे रोक नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स थे, ये सिंथेटिक केमिकल्स थे, ये सॉइल में, वाटर में जाकर के सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन कर रहे थे, नेचर को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि क्या ये एग्रीकल्चरल पद्धति सही है? तो बात आई नहीं, केवल इससे हम जनता को सपोर्ट नहीं कर सकते, हमें और सोचना पड़ेगा, ऐसी कोई टेक्निक लानी पड़ेगी जो हमारे नेचर को डैमेज होने से बचाए और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी ना हो। तो आप देखेंगे अगर पीछे जाकर के, तो आप देखेंगे तीन तरीके के ऑप्शंस थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तीन तरीके की एग्रीकल्चर की जाती है, एक होती है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एक होती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और एक होती है जेनेटिकली इंजीनियर, मतलब हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो तीसरा एग्रीकल्चर मेथड। सबसे पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जहां पे हम सिंथेटिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स यूज करते हैं, यूज ऑफ एनॉर्मस यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल, जिसमें पेस्टिसाइड्स यूज होती है और फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स यूज होती है, खूब सारे फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, खाद जिसे कहते हो, कह रहे हैं ये खाद यूज की जाती है, यूरिया यूज की जाती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स यूज किए जाते हैं, डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता है, बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है पेस्टिसाइड। ये सब नेचर के लिए डेंजरस है। तो कह रहे उसको चेंज किया हमने सोचा कि हम कोई नया मेथड लेकर के आते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना शुरू किया हमने, ऑर्गेनिक केमिकल का इस्तेमाल किया, ऑर्गेनो केमिकल्स का इस्तेमाल किया, ऑर्गेनिक मतलब जैविक खाद का इस्तेमाल किया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हम बायो पेस्टिसाइड यूज करने लगे, बायो पेस्टिसाइड यूज किया गया और बायो फर्टिलाइजर मैन्योर का इस्तेमाल किया गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से जो खाद बनाई जाती है उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर भी हमें उतना बेनिफिट सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि बायो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की मदद से भी प्रोडक्शन उतना इंक्रीज नहीं हो पाया। अब बात थी नई टेक्नोलॉजी लाने की, अब बात थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली हम और एडवांस होते गए, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लांट ब्रीडिंग में एक नया कंसेप्ट ऐड किया, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहां पे हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। आप देख सकते हो यहां भी मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज किए जा रहे हैं। तो कह रहे जीएमओ इन्हें कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जीएमओ, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या बैक्टीरिया का यूज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में किया गया है उन्हें कह रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और इनसे हमारा प्रोडक्शन काफी हद तक बढ़ा है। हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाएंगे, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे लेकिन पौधों को नुकसान ना हो, इसके लिए पेस्ट रेजिस्टेंट या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाया जाएगा। अभी डिस्कस करेंगे कैसे उसका इस्तेमाल कैसे होता है, वो भी बात करते हैं, एनसीईआरटी की कुछ लाइनों के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग को एक और चीज जानी होगी, हमारी नई एनसीईआरटी जो क्लास 12 की है, न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ नए टॉपिक्स और नए टर्म्स प्लांट ब्रीडिंग से उठा करके इधर ला करके एनिमल हस्बेंड्री हटा करके, एनिमल हस्बेंड्री उधर से हटा दी, प्लांट ब्रीडिंग हटा दी और ला करके इधर डाल दिया है उन प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स को इन दिस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर। उसमें कुछ टर्म्स है, कह रहे हैं वो जो सफिशिएंट प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे थे ना ग्रीन रेवोल्यूशन में, कह रहे साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया और नई नई चीजों को ऐड किया। प्लांट टिश्यू कल्चर, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किया गया, प्लांट टिश्यू कल्चर, यहाँ पे माइक्रो प्रोपेगेशन का इस्तेमाल किया गया, माइक्रो प्रोपेगेशन का इस्तेमाल किया गया, प्रोपेगेशन, जहां पे यूज ऑफ एक्स प्लांट किया जाता है, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, प्लांट प्रोडक्शन के लिए एक्स प्लांट यूज किया जाता है। मैं सबका मतलब समझाऊंगा, ये न्यू एनसीईआरटी में ऐड किया है, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है। इसीलिए बच्चों आपके लिए नई एनसीईआरटी की पिक्चर्स का कट पॉइंट्स जो है उसको आपको अभी एनसीईआरटी के पेज से मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी के पास अगर नई एनसीईआरटी नहीं है तो एकदम चिंता न करें, आपको वो पेजेस ऐड कर दिया है, वहां से मिल जाएंगे, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। तो यूज ऑफ एक्स प्लांट मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको यहां बताऊंगा, जो जानना चाहिए, फिर मैं आपको वही एनसीईआरटी के पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। टोटिपोटेंसी, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द मेरिस्टेम कल्चर, ये सब एनसीईआरटी में नया ऐड किया है इस चैप्टर में। पहले आप प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़ते थे, ये मेरिस्टेम कल्चर आपको बॉटनी वाले मास्टर साहब भी पढ़ाया होगा, उन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया होगा, तो अच्छी बात है, नहीं भी बताया होगा तो भी चलेगा, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस बारे में आपको बताया होगा। तो मेरिस्टेम कल्चर के बारे में बात हो जाती है, इसके बाद प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बारे में बात हो जाती है। तीन चार चीजें कुछ नई ऐड की गई हैं, बट आप सब जानते हो, बट बहुत ही ईजी है, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको छोटी छोटी बातों को समझा करके फिर एनसीईआरटी की लाइनों को एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए पॉइंट नंबर 1, प्लांट टिश्यू कल्चर, कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड, ग्रीन रेवोल्यूशन का कांसेप्ट, हाई यील्डिंग वैरायटी लो, उसको ब्रीड करने के लिए छोड़ दो, बच्चे पैदा करेगा, खूब प्रोडक्शन हो जाएगा। उसके लिए मशीन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, चल रहा है वो सब प्रोसेस। साइंटिस्ट ने कहा इतना प्रोडक्शन करने के लिए, सारा मेथड करने के लिए, भाई पॉलन होगा, पॉलन ग्रेन को फ्यूज कराया जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर प्लांट बनेगा, तो फिर तो हो चुका काम। ये टाइम का हमारे पास, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कराना है हमको। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो हम करते हैं ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके, वो वाला खेला, आर्ट में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में, ऐसे पेरेंट जिनको बच्चा नहीं है, निसंतान दंपति, यार ऐसे पति पत्नी जिनके अपने बच्चा नहीं है, वो चाहते हैं अपने बच्चे प्रोड्यूस करना, उसके लिए हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक खोज दी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी खोज दी। वैसे ही यहां पे हमने सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन शुरू कर दिया, यहां पे हमने प्लांट टिश्यू कल्चर करना शुरू कर दिया, हमने प्लांट के टिश्यू सोमैटिक सेल से पूरा प्लांट बनाना शुरू कर दिया। तो कैसा कल्चरिंग मेथड जिसमें हम प्लांट के किसी टिश्यू से पूरा प्लांट बना लेते हैं, ध्यान से सुने, यानी प्लांट के किसी टिश्यू से पूरा का पूरा प्लांट बना लिया जाता है, जिसमें हम किसी प्लांट के छोटे से पार्ट का इस्तेमाल करके, अगर आप देखोगे यानी प्लांट के किसी छोटे से पार्ट का इस्तेमाल करके, जैसे मान लो ये है हमारा प्लांट, ये है जमीन, इस जमीन के अंदर ये है पौधा, ये हमारा पौधा है, ये इस पौधे की जड़ें हैं, ये हमारा पौधा, ये इसकी जड़ें हैं,
ये इसकी जड़ें हैं और ये हमारा पौधे का स्टेम पार्ट है। क्या है ये? स्टेम पार्ट है। अब मैं कह रहा हूं एक नई टेक्निक खोजी है हमने, कह रहे हैं इस प्लांट का मान लो ये है इसका एक लीफ पार्ट, ये है इसका एक टिश्यू। क्या है ये एक टिश्यू है या एक स्ट्रक्चर है, लीफ है मान लो। यानी हम इस प्लांट के टिश्यू में से, इसके स्टेम में से, सपोज करो हमने इसका स्टेम ले लिया, इसके स्टेम का एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया, यहां से सपोज करो हमने इसका स्टेम कट कर लिया, क्या कर लिया? इसका स्टेम कट कर लिया। इस स्टेम का एक छोटा सा टुकड़ा हमने यहां से कट कर लिया, ये हमने ले लिया उस स्टेम का एक छोटा सा पीस। यानी ये प्लांट टिश्यू का कोई भी पार्ट हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू, कोई सेल भी हो सकती है, ये कोई सेल भी हो सकती है, कोई टिश्यू हो सकता है। इस पार्ट को कह रहा हूं मैं एक्स प्लांट, इसे मैं कह रहा हूं एक्स प्लांट। एक्स प्लांट किसी और का पार्ट था, अब एक्स हो चुका है, किसी और का पार्ट था निकाल लिया है। इस एक्स प्लांट जो कि उस प्लांट का सोमैटिक पार्ट है, सोमैटिक सेल है, पार्ट ऑफ अ प्लांट, पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट के टिश्यू का एक पार्ट है ये, या कोई सेल है। और एनी सेल, कह रहे इस टिश्यू को हमने, प्लांट टिश्यू को बाहर ले लिया, ट्रांसफर कर दिया इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक ट्यूब के अंदर हमने इस प्लांट को ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया बेटा? इसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। तो मान लिया कि ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इस प्लांट को ट्रांसफर किया। इस टेस्ट ट्यूब में हमने इस प्लांट को ट्रांसफर किया है और इस टेस्ट ट्यूब में भर दिया हर वो चीज जो न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। जैसे आप टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हो वैसे ही काम कर रहे हैं, इन विट्रो ग्रोथ करा रहे हैं हम, इन विट्रो कल्चर करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन विट्रो, इन ग्लास कल्चर इसे कहते हैं, इन विट्रो कल्चर। अब इस इन विट्रो कल्चर में हम कर क्या रहे हैं? आप देखो कर क्या रहे हैं, हमने क्या किया, उस एक्स प्लांट को इसमें ट्रांसफर कर दिया, इस एक्स प्लांट को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है हमने, इस कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर दिया है और इस कल्चर मीडियम में भगवान का दिया हुआ सब कुछ डाल दिया। इसे ऑप्टिमल कंडीशन, इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हैं, एनर्जी सोर्स ऐड किया है, एज इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब कार्बन का जो सोर्स है, कार्बन सोर्स जो है वो है सुक्रोज डाल दिया है। क्या डाल दिया है? सुक्रोज डाल दिया है। इसको हमने हार्मोन्स से भी ट्रीट कर दिया है, जो हार्मोन्स इसे चाहिए, ऑक्सिन चाहिए, साइटोकाइनिन चाहिए, मतलब एसी लगवा दिया इसके पास, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन लगवा दिया है, एसी लगवा दिया है, एसी मिल गया इसको, एसी मिल गया है, सुक्रोज मिल गई है, इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं, मिनरल्स या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मिल गए हैं, मिनरल्स मिल गए हैं, या विटामिन जो इसकी ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, वो सब कुछ इसे दे दिया है इन विट्रो। ऑल द ऑप्टिमल रिसोर्सेज और कंटेंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो सब कुछ इसके लिए दे दिया। और अब इस प्लांट टिश्यू से, यानी इस प्लांट के छोटे से पार्ट से पूरा का पूरा कंप्लीट प्लांट डेवलप हो जाता है। इस छोटे से पार्ट से, इस छोटे से टिश्यू से पूरा का पूरा, इस छोटे टिश्यू से पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है। ये पूरा का पूरा प्लांट बिल्कुल क्लोन होता है अपने पेरेंट का। ये देखो कह रहे हैं ये जो पूरा प्लांट उस टिश्यू से डेवलप हुआ है, इस पूरे प्लांट को हम कह रहे हैं, इस पूरे प्लांट को हम कह रहे हैं उसी का क्लोन है ये, इस पप्पा का क्लोन है ये। इस क्लोन को जो जेनेटिकली सिमिलर है, सोमैटिक सेल से बना है, इसे कहते हैं सोमा क्लोन्स। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोमा क्लोन्स। जो प्लांट जेनेटिकली सिमिलर है अपने पेरेंट प्लांट का, ओरिजिनली जो ओरिजिनल प्लांट था उसका जेनेटिकली सेम होगा। ये कैसा होगा? जेनेटिकली सेम होगा, क्योंकि सोमैटिक सेल से बनाया है, सेम सेल से बनाया है, सेम टाइप का क्रोमोसोम होगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। इसी प्रोसेस को माइक्रो प्रोपेगेशन या प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं, जिसकी मदद से हम ढेर सारे प्लांट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे प्लांट प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बॉडी की सोमैटिक सेल का इस्तेमाल करके। और जब भी हम किसी एक सिंगल सेल से पूरा कंप्लीट प्लांट बना लेते हैं, इसी एबिलिटी को टोटीपोटेंसी कहते हैं। आप देखिए याद रखेंगे, इसमें मीनिंग हर टर्म की अपनी अपनी है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटीपोटेंसी, पहले भी पढ़ा है। एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होती है हमारी, टोटीपोटेंट सेल्स होती है, स्टेम सेल्स होती है हमारी, एम्ब्रियोनिक सेल भी टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है। उसके अंदर एबिलिटी, जैसे जाइगोट में एबिलिटी होती है पूरी बॉडी बनाने की, वैसे एक्स प्लांट में भी एबिलिटी होती है पूरी बॉडी बनाने की। तो आप लिख सकते हैं एबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, एबिलिटी ऑफ अ सेल और टिश्यू टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, टू फॉर्म कंप्लीट बॉडी जो बना सके, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो बना सके, उसी को कहते हैं टोटीपोटेंसी, उसी एबिलिटी को कहते हैं टोटीपोटेंसी। एक्स प्लांट किसे कहते हैं? एक्स प्लांट इज द पार्ट ऑफ प्लांट, और ये कोई टिश्यू हो सकता है या कोई सेल हो सकती है, which can regenerate, which can form, which have the ability to form the complete plant। ये पूरा कंप्लीट प्लांट बना सकता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। इस तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में जिसमें प्लांट के टिश्यू को लैब में कल्चर करके प्रोडक्शन कराया जा रहा है, उसी प्लांट टिश्यू कल्चर को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। तो कह रहे प्लांट ब्रीडिंग मेथड में कह रहे टाइम लगेगा, पॉलन फर्टिलाइजेशन करेगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, फिर पहले पॉलन ट्यूब बनेगी, फिर न्यूक्लियस मिक्स होगा, जाइगोट बनेगा, फिर वो एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड करेगी, कंप्लीट बॉडी बनेगी। यहाँ तो डायरेक्ट बना लिया कंप्लीट बॉडी, खाली प्लांट टिश्यू से सोमैटिक सेल लिया, सोमैटिक सेल से पूरी बॉडी बना ली। ऐसी सेल जो होगी वो जेनेटिकली सिमिलर होगी, उसी को सोमा क्लोन्स कहते हैं। इसके अलावा कह रहे ये तो एक हो गया, इसके अलावा एक टेक्निक है मेरिस्टेम कल्चर। हम मेरिस्टेम कल्चर करके वायरस फ्री प्लांट या डिजीज फ्री प्लांट्स बना सकते हैं। कोई डिजीज फ्री प्लांट बनाना हो, डिजीज फ्री प्लांट बनाना हो, इवन वायरस फ्री प्लांट भी बनाना हो, वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए मेरिस्टेम कल्चर भी हमने डिस्कवर किया है। क्या है कहानी है? कह रहे पूरे पार्ट में, जैसे मान लो कोई प्लांट है, उस प्लांट में पूरा इंफेक्शन हो रखी है, पूरा प्लांट इंफेक्टेड है किसी वायरस से, लेकिन एक ऐसा पार्ट उसमें नहीं इंफेक्टेड रहता है, वो होता है उसका रूट और शूट एपेक्स जिसको कहते हैं, जो एक्सिलरी बड होती है, या जो एपेक्स पार्ट होता है, एपिकल मेरिस्टेम जिसको कहते हैं। जो एपेक्स में, चाहे वो रूट एपेक्स हो, चाहे वो शूट एपेक्स हो, रूट का पार्ट हो या स्टेम का पार्ट हो, जहां एपिकल रीजन जोन ऑफ बडिंग होता है, जोन ऑफ ग्रोथ होता है, कह रहे ये वायरस फ्री पार्ट होता है। अगर हम उस पार्ट को, जिसे मेरिस्टेम कहते हैं, जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फास्ट डिवाइडिंग टिश्यूज पाए जाते हैं, अगर हम उन टिश्यूज को उस प्लांट से आइसोलेट कर लें, उस वायरस फ्री पार्ट को प्लांट से आइसोलेट कर लें, तो कंप्लीट प्लांट बॉडी बनाई जा सकती है। इसे कहते हैं मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम मतलब एपिकल पार्ट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, किसी प्लांट का वो हिस्सा जो एक्सिलरी या एपिकल मेरिस्टेम है, उसे आइसोलेट किया जाए, कट किया जाए, वो वायरस फ्री होता है। याद रखेंगे, मेरिस्टेम वो पार्ट होता है किसी प्लांट का, मेरिस्टेम वो पार्ट होता है, चाहे वो एपिकल हो, चाहे वो एक्सिलरी हो, कोई एपिकल पार्ट हो एपेक्स पर का, या फिर एक्सिलरी कोई साइड ब्रांच या बड का पार्ट हो, एक्सिलरी पार्ट हो, इस पार्ट को हम कहते हैं मेरिस्टेम। और ये जो मेरिस्टेम होता है, इसमें वायरल इंफेक्शन यूजुअली नहीं होता है, वायरस फ्री रहता है, और इस वायरस फ्री पार्ट को आइसोलेट करके कल्चर मीडियम में हम इसको ग्रो कर सकते हैं, और इससे डिजीज फ्री प्लांट्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। कोई डिजीज प्लांट है, उसको मार दें या उसको ग्रोथ होना छोड़ दें, और उसके उसी एपिकल पार्ट को हम यूज कर लें एज अ न्यू प्लांट जो कि वायरली इंफेक्टेड नहीं है, हमारा वायरस भी खत्म, लेकिन न्यू प्लांट भी मिल जाएगा। एक ये भी टेक्निक एग्रीकल्चरल फील्ड में हमने डेवलप करी है। और तीसरा है प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। कुछ प्लांट्स के बारे में ऐसा भी साइंटिफिक वो डेवलपमेंट किया गया जहां हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन।
यार ये दो अलग अलग स्पीशीज के प्लांट की सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन इसे कहते हैं। सोमैटिक हाइब्रिड्स बनाने का सोमैटिक सेल हाइब्रिड बनाया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। ये भी एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है, जिसे हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, जहां पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करा रहे हैं। नॉर्मली प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, नॉर्मली किसी प्लांट में पाई जाती है सेल वॉल। जैसे मान लो ये है कोई प्लांट सेल, ये है सेल वॉल इसकी, और ये कोई और प्लांट सेल है, ये इसकी सेल वॉल है। ये कह रहे दो अलग अलग प्लांट, इनकी सेल वॉल से अलग अलग। कह रहे इनके अंदर जो नॉन सेल, कह रहे सेल वॉल के अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है, अगर आप उसको देखोगे, सेल वॉल के अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो है इनकी प्रोटोप्लाज्म, ये है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो, ये है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर। कह रहे अगर हम इन दोनों प्लांट की सेल वॉल तो फ्यूज हो नहीं सकती, हमने क्या किया? हमने इसकी सेल वॉल हटा दिया, सेल वॉल को डाइजेस्ट करके रिमूव कर दिया, सेल वॉल को डाइजेस्ट करके रिमूव कर दिया, और इससे केवल इनका प्रोटोप्लाज्म अलॉन्ग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कह रहे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिया, और इन दोनों की सेल को, कह रहे ये अलग प्लांट था, अलग स्पीशीज थी, और ये अलग स्पीशीज थी। कह रहे इन दोनों प्लांट्स को एक दूसरे से हाइब्रिडाइज कर दिया, और हाइब्रिडाइज करके इनका हाइब्रिड जो बना, इन दोनों सेल के फ्यूजन से जो हाइब्रिड तैयार हुआ, उस हाइब्रिड का मिक्सचर था। कह रहे दोनों स्पीशीज का मिक्सचर इसने बना लिया। ये देखो, कह रहे ये दोनों स्पीशीज का मिक्सचर बना लिया, टोमेटो पोटैटो मिला के पोमैटो बना लिया। क्या कह रहे? एक प्लांट है टोमेटो का, एक प्लांट है टोमेटो की सेल, एक है टोमेटो की और एक है पोटैटो की। तो पोटैटो की सेल और टोमेटो की सेल की सेल वॉल हटाया, फ्यूज कराया, और जो प्रोडक्ट बनाया वो बना लिया पोमैटो। इसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर के सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन तक कर रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन तक कर रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। लेकिन हमें ज्यादा रिजल्ट्स कब मिलने शुरू हो गए? जब हमने एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने में। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम और भी बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला मैंने बताया आपको, एक्स प्लांट का इस्तेमाल करके माइक्रो प्रोपेगेशन की जा रही है, जिसमें टूटी पोटेंसी की प्रॉपर्टी यूज की जा रही है। मेरिस्टेम कल्चर किया जा रहा है, जहां पे हम वायरस फ्री या डिजीज फ्री प्लांट्स बना रहे हैं। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करके दो प्लांट को आपस में फ्यूज करा करके एक हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी हमें डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। हमारे डिजायर्ड फीचर्स वाले बेसिस पे हम उसको फ्यूजन करा रहे हैं, उतना हमें प्रोडक्शन जिस बेसिस पे कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमें प्रोडक्शन नहीं मिल रहा। इसलिए हमें जरूरत है टेक्नोलॉजी को और बढ़ाने की और आगे ले जाने की, और इसी से इमर्ज होता है कांसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी की सभी लाइनों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर को हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की लाइनों से। किससे डिस्कस करेंगे बेटा? लाइनों से डिस्कस करेंगे। देखिए, द ग्रीन रेवोल्यूशन, पॉइंट देखें, ट्रिपल कर दिया फूड सप्लाई को। ग्रीन रेवोल्यूशन ने 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। बट येट इतना होने के बावजूद भी इट वाज नॉट एनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। बढ़ती हुई जनसंख्या को ये सपोर्ट नहीं कर सकता था। कह इंक्रीज्ड यील्ड है पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज, बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर। दोनों बातें लिखिए। देखें, कह रहे हैं कि ये जो था पार्टली इंप्रूव्ड ब्रीड जो थी हमारी, कह रहे इसमें से जो इंक्रीज यील्ड हुई थी वो पार्टली, मतलब बहुत थोड़ा हिस्सा क्रॉप वैरायटी में जो हाई यील्डिंग वैरायटी थी उनके इस्तेमाल से हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड द यूज ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रोकेमिकल्स। फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का इस्तेमाल था जिसने ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाई थी, जो कि नेचर के लिए डेंजरस था और इकोनॉमिकली बहुत एक्सपेंसिव था। हाउएवर फॉर फार्मर्स, ऐसे किसान जो डेवलपिंग वर्ल्ड के थे, एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला, बहुत महंगा था। एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एक्जिस्टिंग वैराइटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स। तो बार बार इन्हें नई फसलों को यूज करके नई यील्डिंग वैरायटी का इस्तेमाल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो ये पूरी नहीं कर पा रहे थे। ये इसका मेजर चैलेंज था। प्रोडक्शन एक टाइम पे तो बढ़ गया, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं थी। क्या अगला कह रहे हैं नई एनसीईआरटी ने क्या ऐड किया? नई एनसीईआरटी कहती है द ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल्ड टू कीप पेस विद द डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंट फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम क्रॉप इंप्रूवमेंट का अनदर टेक्नोलॉजी, कह रहे नई टेक्नोलॉजी ग्रो करी, अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप्ड। अब आया प्लांट टिश्यू का कल्चर। व्हाट डज इट मींस? टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है? टिश्यू कल्चर का मतलब ये है मेरी सोमैटिक सेल का टिश्यू, इसे मैंने एक कल्चर मीडियम लिया, उसमें डाल दिया और उसमें उसको ग्रो करा लिया। खाने पीने की सारी चीजें हैं, टेम्परेचर है, पीएच है और न्यूट्रिएंट है और प्रोटीन, ये जो हार्मोन्स चाहिए ग्रोथ के लिए, रेगुलेटर जिसे कहते हैं, फाइटो हार्मोन जिन्हें कहते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं। न्यूट्रिएंट्स, विटामिन के साथ साथ वो ग्रोथ फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं और उसको हमने उसमें ग्रो करा लिया। ऑप्टिमल कंडीशंस दे करके विटामिन दिया, मिनरल सॉल्ट्स दिया, सब कुछ तो दे दिया। अब इट वाज लर्नड बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950 दैट 1950 की कहानी है दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड। देखो मैंने कलर से इसको थोड़ा अलग अलग कर दिया, स्पेसिफाई जो मेन पॉइंट है उनको मैंने बोल्ड किया है और प्रॉपर उसको कलर चेंज करके लिखा है। आप इसकी रीडिंग जरूर लगा लेंगे, अंडरलाइन करो, समझा मैंने दिया कंसेप्ट आपको। यार एक्स प्लांट का इस्तेमाल करके हम पूरा प्लांट बना लेते हैं। और एक्स प्लांट क्या होता है? दैट इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, पूरा प्लांट नहीं, पूरे प्लांट की बात नहीं हो रही है यहाँ, प्लांट किसी पार्ट की बात हो रही है। That is taken out and grown in the test tube under sterile condition, मतलब माइक्रो फ्री है, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया दिया जा रहा है और इस न्यूट्रिएंट मीडिया में प्लांट की ग्रोथ हो रही है। दिस कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट, पूरा प्लांट, इस कैपेसिटी को कहते हैं जिससे पूरा प्लांट ग्रो करता है फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। You will learn how to accomplish this in higher classes. उच्च क्लासेस में आप जाकर के पढ़ेंगे, उससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। It is important to stress here that the nutrient medium must have carbon source, उसमें कार्बन सोर्स होना चाहिए, जैसे कि इसमें सुक्रोज डाला गया, मैंने आपको भी बताया था। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगी, अमीनो एसिड्स होंगी और ग्रोथ हार्मोन्स या रेगुलेटर्स होंगे, जैसे कि ऑक्सिन होगा, साइटोकाइनिन्स होंगे। एसी लगाई गई है, ये मैंने आपको बताया, भी आपको याद रखेंगे। बाय एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपेगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। का टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ द प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? छोटे छोटे प्लांट्स के हिस्सों को लेकर के उसे लैब में ऑप्टिमल कंडीशन दे करके ग्रो करा लेना, प्लांट टिश्यू से पूरा प्लांट ग्रो करा लेना। तो ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि सोमैटिक सेल लिया है, उसी के क्लोन्स होंगे, तो इन्हीं को हम सोमा क्लोन्स कहते हैं। ये टर्म आपको याद होना चाहिए। जेनेटिकली सिमिलर जो सोमैटिक सेल से ग्रो किए जाते हैं उसे कहते हैं सोमा क्लोन्स। मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल हैज बीन प्रोड्यूस्ड कमर्शियली, इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है कमर्शियली इसी मेथड के थ्रू। अगला कहता है अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट। यहाँ वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, जहां पे एपिकल या एक्सिलरी पार्ट ऑफ द प्लांट जो कि फ्री ऑफ वायरस होता है उसको रिमूव कर लेते हैं और उससे हम पूरा प्लांट डेवलप कर लेते हैं। ये भी हम बनाना, शुगर केन और पोटैटो में यूज कर रहे हैं। साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल्स फ्रॉम द प्लांट्स आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल। इसे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहते हैं, इसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जहां पे पोमैटो बनाए गए हैं, प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल को रिमूव किया गया और पोमैटो को बनाया गया। तो टोमेटो और पोटैटो मिला करके पोमैटो बना दिया। तो ये सोमैटिक हाइब्रिड है। ये सारे मेथड्स जो हैं ये सारे के सारे यूज किए जा रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या प्लांट प्रोडक्शन को बढ़ाए रखने या मेंटेन करने के लिए।
लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस किया, जहां जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मैंने भी बताया आपको, प्लांट हो सकता है, एनिमल सेल हो सकती है, फंगल सेल या बैक्टीरियल सेल का इस्तेमाल किया जाएगा और बनाई जाएंगी क्रॉप्स जिसका एडवांटेज होगा। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां जीन मैनिपुलेशन करके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं। और उन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में हमारी बात अभी है एग्रीकल्चर में, तो यहां पे जीएम क्रॉप्स की बात होगी। किसकी बात होगी? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिन्हें जीएम क्रॉप्स कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिनका जीन मॉडिफिकेशन किया गया है वो किन किन उद्देश्य से किया गया है, क्या क्या फायदे हुए हैं, जरा देखिए। सबसे पहला पॉइंट, ये क्या करता है? क्रॉप को टॉलरेंट बनाता है, उसकी सहनशीलता बढ़ा देता है। किसके खिलाफ? अबायोटिक स्ट्रेसेस। मतलब हमने ऐसे पौधे बनाए हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके जिसको सूखा में, ड्रॉट कंडीशन में, सॉल्ट्स के वेरिएशन में, बहुत ज्यादा टेंपरेचर में या कोल्ड एनवायरमेंट में भी सर्वाइव कर सके, वो टॉलरेट कर सके, इन सारे अबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए रेजिस्टेंट हो। तो पौधों के अंदर एक ऐसी एबिलिटी, यार प्रोडक्शन बढ़ाए जाने के साथ साथ उसको अंदर से जेनेटिकली ऐसा मॉडिफाई किया गया कि दैट प्लांट कैन टॉलरेट, यार बुरी से बुरी परिस्थिति में भी ग्रो कर सके वो। इससे प्रोडक्टिविटी हमारी और बढ़ जाती है। फील्ड नंबर 2, कह रहे उसका दूसरा पार्ट है रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। हम इससे पहले क्या कर रहे थे? केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, जो सॉइल का पोल्यूशन भी कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं? पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप यूज कर रहे हैं। क्यों पेस्टिसाइड बनाए? क्यों पेस्टिसाइड का यूज करें? जब सॉइल का पोल्यूशन हो रहा है तो हम पेस्टिसाइड बनाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे? पेस्ट मारने के नए तरीके खोजेंगे, पौधे के अंदर ऐसी रेजिस्टेंस भर देंगे कि कोई इंसेक्ट या कोई पेस्ट अगर उसे खाएगा भी तो वो पेस्ट को डायरेक्टली किल कर देगा बिना किसी बाहरी केमिकल के इस्तेमाल के, मतलब बिना नेचर को डैमेज पहुंचाए ही हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाएंगे। याद रखिए, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है पेस्ट रेजिस्टेंस की। तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करना, फसल की कटाई के बाद या फसल के निकालने के बाद उसकी स्टोरेज, किसानों के पास उसकी स्टोरेज करने के लिए प्रॉपर साधन नहीं है। किसान उसे लेकर के अपने घरों से मंडियों तक पहुंचाते हैं, बाजारों तक उसे पहुंचाते हैं ताकि उससे सेल हो सके। उसके बाद ये बड़े बड़े जो स्टोर हाउसेज होते हैं वहां पे स्टोर किया जाता है काफी दिनों तक, ताकि वहां पे पब्लिक उसे अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर सके। इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्रॉप के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक लानी होगी जल्दी वो सड़े ना, जल्दी खराब ना हो, मतलब उसे पेस्ट से बचाने के लिए किसी मतलब उसको स्टोरेज के टाइम पर किसी भी टाइप के हार्म से बचाने के लिए जल्दी से पिलपिले ना हो जाए, सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कह रहे हैं, पहले हमारा प्रोडक्शन मान लो 5 ट्रक हमने प्रोडक्शन टमाटर के किए, अब वो टमाटर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है। शिमला से पहुंचानी है हमको नागपुर, या शिमला से हमें पहुंचानी है एमपी में। तो शिमला की टमाटर जब एमपी में पहुंचेगी, 5 ट्रक पैदा करी थी हमने, पहुंचते पहुंचते खाली 1 ट्रक रह गई, बाकी के 4 ट्रक की टमाटर सड़ गए। अब क्या होगा? या तो हमें महंगी टमाटर बेचनी पड़ेगी, या तो टमाटर सब तक पहुंच नहीं पाएगी। तो या तो महंगाई बढ़ेगी या गरीबी बढ़ेगी, दोनों तरीके से नुकसान है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे? उस टमाटर की स्टोरेज करने में टमाटर नुकसान ना ज्यादा हो, इसके लिए हम उसको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से बचाने के लिए उसकी वॉल को रेजिस्टेंट बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, मजबूती देंगे, है कि नहीं? ये भी तो उसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, सड़ने से, खराब होने से बचाना। इसके अलावा कह रहे हैं इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूजेज बाय द प्लांट। ऐसे प्लांट बनाएंगे जो सॉइल का जस्टिफाइड यूज करे और मिनरल्स का इस्तेमाल ऐसे तरीके से करें जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे, मेंटेन रहे। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, फूड की वैल्यू भी हमने एनहांस करी है। हमने क्रॉप के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन, ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कराए हैं जिससे उसकी फूड वैल्यू भी बढ़ी, उसका कंजम्पशन करने से हमें बीमारियों से भी राहत मिल सकती है। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, आपने सुना होगा नाम, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। हमने क्रॉप बनाई गोल्डन राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेनेटिकली मॉडिफाइड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बैक्टीरिया का जीन निकाला, बैक्टीरिया के पास एक ऐसी नेचुरल एबिलिटी थी जिसमें प्रो विटामिन ए सिंथेसाइज करने की एबिलिटी थी, बीटा कैरोटीनॉइड्स बनाने की एबिलिटी थी। हमने क्या किया? बैक्टीरिया के उसी जीन को निकाल करके हमने राइस के प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। राइस प्लांट जिसको ओराइजा सटाइवा कहते हैं, उस ओराइजा सटाइवा में डाल दिया। एक तो हमने डैफोडिल प्लांट से भी लिया था, नार्सिसस, स्यूडोनार्सिसस जिसको कहते हैं, वो मतलब आपको ये याद रखना है कि बीटा कैरोटीनॉइड जो विटामिन ए में ट्रांसफॉर्म होता है, उस बीटा कैरोटीनॉइड को कोड करने वाले जीन को हमने प्लांट से या बैक्टीरिया से निकाल लिया और किसी और क्रॉप में, मतलब राइस के क्रॉप में ट्रांसफर कर दिया। राइस का क्रॉप जो नॉर्मली राइस ग्रेन प्रोड्यूस करता है, हमारा फूड प्रोडक्ट बनाता है, उसको हमने फोर्टिफाई कर दिया, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा दी, उसके अंदर विटामिन ए के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, विटामिन ए का प्रोडक्शन उसके अंदर इंक्रीज कर दिया, जिससे जो लोग उस राइस को कंज्यूम करते हैं उसको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती है, उसे रतौंधी नहीं होती है, उसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो गोल्डन राइस इसको नाम दिया गया है क्योंकि इसके जो सीड्स थे राइस के वो गोल्डन कलर के थे। राइस के जो सीड थे, राइस ग्रेन्स वर गोल्डन कलर्ड या येलोइश इन कलर, ऐसे लिख सकते हो। उसमें कैरोटीनॉइड था इसलिए वो येलोइश था। कैसा था? येलोइश कलर था। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं जहां फूड एनरिचमेंट की जाती है, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाई जाती है, इसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो बायोफोर्टिफिकेशन करके हमने फोर्टिफाइड फूड बना लिया, इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। बायोटेक्नोलॉजी इस तरीके से हमारे लिए बहुत सारा यूजफुल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाती है। इसके एग्जांपल्स ही हमको पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ टेलर मेड प्लांट बनाए गए हैं, ऐसे प्लांट जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फ्यूल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टेलर मेड प्लांट्स कहते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विच इज रिलेटेड विद लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करने के लिए एनर्जी सोर्स की तरह उसको यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च हो या बायोफ्यूल हो, इन सारी फील्ड में भी हम बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज की जाती है, जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में काफी यूजफुल है। तो ये हमारी कहानी अब जाकर के एग्जांपल्स में जाएगी, जहां पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो आपको पढ़ना है वो है बीटी कॉटन। मतलब आप समझें कि बायोटेक्नोलॉजी की इमरजेंस जो हुई होगी उसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। हमने हर तरीके के प्रयास किए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ती हुई जनसंख्या को सपोर्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, इसके लिए हमने क्या किया है? बहुत सारे टेक्निकल एडवांसेस किए हैं, प्लांट ब्रीडिंग के मेथड को मॉडिफाई किया है, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमने कई मेथड का इस्तेमाल किया। और उसी में से वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड और एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमने लाई वो थी बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज की जा रही है। उसी एग्जांपल में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है बीटी कॉटन, जो कि रिलेटेड है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स में। किससे रिलेटेड पढ़ेंगे हम इसको पढ़ेंगे रिलेटेड टू पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स में पढ़ेंगे। और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स में बीटी कॉटन किससे रिलेटेड है, पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, एक बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहानी कुछ यूं है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो इंसेक्ट पेस्ट्स होते हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बहुत हार्म पहुंचाते हैं, हमारी क्रॉप्स को हार्म पहुंचाते हैं, ह्यूमन इकोनॉमी को हार्म पहुंचाते हैं। तो कह रहे ये पेस्ट के लिए हमें पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा, पौधों में कीड़े लग जाते हैं जिससे फसल का प्रोडक्शन बहुत घट जाता है। इसके लिए या तो हम पेस्टिसाइड यूज करें। अब पेस्टिसाइड यूज करने पर नुकसान ये है कि एक तो पेस्टिसाइड महंगे हैं और दूसरा वो फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी या सॉइल पोल्यूशन में भी सॉइल फर्टिलिटी लॉस करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं।
और आसपास की वाटर बॉडी अगर है तो नेचर को भी डैमेज कर रहे हैं, वाटर को भी डैमेज कर रहे हैं, सॉइल को भी डैमेज कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के ये ठीक नहीं है। तो पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स नहीं, हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना ले रहे हैं। कहानी कुछ यूं है, ये जो इंसेक्ट पेस्ट हैं ये कई सारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने देखा एक नेचुरल एबिलिटी, एक बैक्टीरिया की खोज हुई, एक बैक्टीरिया की खोज हुई, बैक्टीरियम एक डिस्कवरी है ये भाई साहब साइंटिस्ट की। उस बैक्टीरियम का नाम है बैसिलस, एक बैक्टीरियम है बैसिलस thuringiensis, बैक्टीरियम जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ये जो बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट स्ट्रेन्स, अलग अलग वेरिएंट्स हैं इस बैक्टीरिया के, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरिया, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरिया हैव एबिलिटी, कैन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैन प्रोड्यूस एन एंडोटॉक्सिन, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, किस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक स्टेज में, ड्यूरिंग स्पोरुलेशन स्टेज ऑफ देयर लाइफ। अपने स्पोरुलेशन रिप्रोडक्शन का टाइप है, उसे कहते हैं स्पोरुलेशन स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अपनी लाइफ साइकिल में स्पोरुलेशन के टाइम पर ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन, एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जो एंडोटॉक्सिन होता है, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिलीज किया जाता है। और ये जो टॉक्सिन होता है, इस टॉक्सिन, इस प्रोटीन को कहते हैं, दिस टॉक्सिन इज सिंथेसाइज्ड, दिस टॉक्सिन इज सिंथेसाइज्ड इन या एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन फॉर्म, किस फॉर्म में, प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटॉक्सिन फॉर्म इसको कहते हैं। ये इस प्रोटॉक्सिन फॉर्म में बनता है जो बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, मतलब बैक्टीरिया पॉइजन जहर बना करके अपने अंदर रखता है, लेकिन बैक्टीरिया को इससे कोई नुकसान नहीं, जैसे सांप का जहर सांप के अंदर रहता है, सांप के सलाइवरी ग्लैंड में रहता है, लेकिन सांप को उससे कोई नुकसान नहीं होता है, वैसे ये भी जहर बना करके रखता है, लेकिन ये जहर इनएक्टिव है, इससे इस बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं है। साइंटिस्ट ने खोजा कि इस बैक्टीरिया के पास ये जहर है, ये जहर अगर हम इसको देखें और इसकी एबिलिटी से फंक्शन को देखें तो ये जहर जो होता है किसी स्पेशल पीएच पे एक्टिवेट हो जाता है, अल्कलाइन पीएच पे एक्टिवेट हो जाता है, और अगर ये एक्टिवेट हो जाएगा तो जो ऑर्गेनिज्म इसे कंज्यूम करेगा, इसकी गट वॉल में, उसकी एपिथेलियल वॉल में, उसकी सेल्स की वॉल में आयन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देगा और इतने छेद करेगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहां से लें और खाना कहां से अब्सॉर्ब करें, पोर्स ही पोर्स, और वो छेदित सिंग बन जाएगा, गट वॉल में इतने पोर्स कि वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने इसकी इसी एबिलिटी का इस्तेमाल किया, सोचा कि अगर हम इसका इस्तेमाल पेस्ट को मारने में, इंसेक्ट को मारने में यूज करें तो हम इसको एज क्रॉप मॉडिफाई करके हम इसको एज वेपन यूज कर सकते हैं जो पेस्ट को किल कर सकता है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं हार्मफुल फॉर द क्रॉप है। ये क्या है, इंसेक्ट पेस्ट हार्मफुल फॉर क्रॉप होते हैं, ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए नुकसानदेह होते हैं, क्रॉप ईल्ड को खराब कर देते हैं, हार्मफुल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन के लिए। साइंटिस्ट ने क्या खोजा, बैक्टीरियम खोजा, बैसिलस thuringiensis, इसके अलग अलग स्ट्रेन, अलग अलग केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग टाइप के टॉक्सिन बनाते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं उनके, और वो क्रिस्टल्स इनएक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं, इन्हें एक्टिवेट करने के लिए स्पेशल पीएच चाहिए। तो इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया है बीटी कॉटन में। तो कहानी कुछ यूं है कि इसी तरह के जेनेटिकली करें। पहले आप समझो कि इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से हैं, जो एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो क्राई प्रोटीन है वो किन किन इंसेक्ट पेस्ट के लिए खतरनाक है। पहले आप समझ लो कि इंसेक्ट पेस्ट हैं कौन कौन से। इंसेक्ट पेस्ट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स के खानदान में एलसीडी, आप याद रखेंगे, एल है एक है सी और एक है डी, एलसीडी आप याद रख लेंगे। एलसीडी सिंपल है, एल फॉर लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट, लेपिडोप्टेरंस, ये आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा के मेंबर्स हैं, इनको क्लासिफाई किया गया है लेपिडोप्टेरंस, कोलियोप्टेरंस एंड डिप्टेरंस। डिप्टेरंस में आते हैं आपके फ्लाइज एंड मस्कीटोज। कौन आती है, फ्लाइज आते हैं और आते हैं मच्छर, मस्कीटोज आते हैं। कोलियोप्टेरंस में आते हैं बीटल्स और लेपिडोप्टेरन में आते हैं टोबैको, बड वर्म्स एंड आर्मी वर्म्स। कौन से वर्म्स, आर्मी वर्म्स। तो लेपिडोप्टेरन में आर्मी वर्म्स आ गए, बड वर्म्स आ गए, कोलियोप्टेरन में आ गए बीटल्स और डिप्टेरन में आ गए फ्लाइज एंड मस्कीटो। ये अलग अलग इंसेक्ट पेस्ट हैं। इन अलग अलग इंसेक्ट पेस्ट के लिए क्राई प्रोटीन जो होती है, जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है, वो हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है। और इन्हीं के लिए हमने क्या बनाए, अलग अलग क्रॉप प्लांट्स बनाए हैं जिनको नुकसान पहुंचाते थे इंसेक्ट पेस्ट। अलग अलग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स बनाए हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो कई सारे हैं, जिसमें हमने सेम कंसेप्ट यूज किया है। जैसे कि इसमें एक है बीटी कॉटन, का नाम मैंने आपको बताया, बीटी कॉर्न भी बनाया हमने, कॉर्न के प्लांट को बचाने के लिए बीटी कॉर्न बनाया हमने। ये सब पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं। बीटी राइस बनाया है, बीटी टोमेटो बनाया है, बीटी पोटैटो भी बनाया है भाई, पोटैटो, बीटी ब्रिंजल भी बनाया है हमने, बीटी पोटैटो भी बनाया, बीटी सोयाबीन, एनसीईआरटी में यही नाम लिखे हैं, ईटीसीज मतलब ब्रिंजल भी आ जाएगा उसी में। ये सारे हमने वेरिएंट्स बनाए। एक एग्जांपल पढ़ेंगे बीटी कॉटन का, एक ही एग्जांपल पढ़ेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप में, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में बीटी कॉटन का एग्जांपल पढ़ेंगे, लेकिन बनाया हमने कॉर्न को भी है, बनाया हमने राइस को भी है, सेम कंसेप्ट यूज किया है कि बीटी कॉटन की जो कहानी है जरा समझते हैं, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है इसका। समझते हैं कि जो बीटी कॉटन है, अगर हम बात करें इस बीटी कॉटन की बात करें, कॉटन प्लांट की ईल्ड जो घट गई थी इंसेक्ट्स की वजह से, उसको बचाने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। मैंने कहा अलग अलग स्ट्रेन्स बैक्टीरिया के अलग अलग प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो अलग अलग टाइप के पेस्ट के लिए हार्मफुल होती है। याद रखेंगे जितने भी ये जो बैसिलस thuringiensis के टॉक्सिन्स हैं, दीज इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट स्ट्रेन्स, दीज टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप को ही ये किल कर सकते हैं, सबको नहीं किल करेंगे, सारे इंसेक्ट को बुला बुला करके मार दे रहे हैं। ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। जैसे इसमें जीन जो साइंटिस्ट ने खोजा वो बताया कि क्राई 1AC एक जीन है, और एक जीन है जिसका नाम है क्राई 1AC और क्राई 2AB नाम के ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक जीन्स हैं। दीज जीन्स कोड फॉर क्राई प्रोटीन अगेंस्ट ये कोड करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन, याद रखेंगे, अगेंस्ट कॉटन बॉल वर्म। किसके लिए, कॉटन बॉल वर्म्स के लिए।
तो बॉल वर्म्स को ये किल करते हैं, और जो क्राई 1AB है, क्राई 1AB नाम का जीन है अगेंस्ट कॉर्न बोरर, अगेंस्ट कॉर्न बोरर। ये इंसेक्ट्स है, ये कॉर्न बोरर इंसेक्ट है, पेस्ट। मैंने कहा हर एक स्पेसिफिक क्राई प्रोटीन किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही किल करती है, तो ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। तो इसमें कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि स्मॉल आर स्मॉल सी स्मॉल आर वाई ये क्या है, तो आप बताओ ये क्राई जो है स्मॉल में जो लिखा हुआ ये एक जीन को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल सी स्मॉल आर और वाई जो होता है ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है, और हर जीन स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। इनका अलग अलग प्रोटीन अलग अलग इंसेक्ट को किल करता है, हमेशा याद रखेंगे ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सबको मार देगा ना, एक ही प्रोटीन सबको नहीं किल करेगी, अलग अलग वेरिएंट्स से अलग अलग जीन मिल रहे हैं और अलग अलग जीन अलग अलग प्रोटीन बना रहे हैं, और अलग अलग प्रोटीन अलग अलग इंसेक्ट के लिए हार्मफुल होती है। ध्यान रखेंगे ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के लिए ही डेंजरस है। तो ऐसे केस में कैसे किल करते हैं ये जरा देखते हैं, इस खेल को समझते हैं, इस खेल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या खेल था बच्चों, देखें। कह रहे इस खेल में क्या किया, बीटी कॉटन में जो हमने बनाया, बीटी कॉटन में हमने बनाया, जब इसकी एबिलिटी का हमें पता चल गया, हमने क्या किया, जो टॉक्सिन को कोड करने वाले जीन थे ना, द जीन कोडिंग सीक्वेंस, द जीन कोडिंग सीक्वेंस, द जीन कोडिंग सीक्वेंस ऐसे लिखे हैं, जीन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ क्राई प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, क्राई प्रोटीन को कोड करने वाला जीन कोडिंग सीक्वेंस जो था, दैट वाज ट्रांसफर्ड इनटू कॉटन प्लांट। कॉटन के प्लांट में हमने इसे ट्रांसफर कर दिया बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज किया है, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, शटल वेक्टर कहते हैं इसे, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जिसे डिसआर्म कर दिया जाता है, टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करके, टीआई प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, इसको एज अ वेक्टर यूज किया और उस कॉटन प्लांट को अलाउ किया इन्फेक्शन बाय द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये जो टीआई प्लाज्मिड है वो कहां से आया है, ये आया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरिया है, ये ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरिया अभी अब पैथोजेनिक नहीं रह गया, अभी इससे डिजीज कॉज नहीं हो रही, ट्यूमर इंड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन इसके पास वो जीन है जो क्राई प्रोटीन को कोड करता है। जैसे मैंने बताया, एक जीन है क्राई 1AB, एक जीन है क्राई 1AC, क्राई 2AB। क्राई 1AC जो है वो जीन जो होते हैं वो कॉटन बॉल वर्म को किल कर देते हैं। तो मतलब हमने कॉटन प्लांट में क्या किया, कॉटन प्लांट को रेजिस्टेंट बना दिया है। क्या किया है कॉटन प्लांट के अंदर, हमने क्या किया है बाबू, हमने क्या किया है, देखो ये है हमारा कॉटन प्लांट। कौन है ये है हमारा एक कॉटन प्लांट। ये मान लो आप कि ये हमारा एक कॉटन प्लांट है, ये हमारा एक कॉटन प्लांट है, कॉटन का नन्हा पौधा है। ये कौन है, ये नन्हा सा कॉटन का पौधा है ये, और इस कॉटन के पौधे में कॉटन की फसल जो है वो खूब सारी हो रही है, ये कॉटन जो है खूब सारा पैदा हो रहा है, कपास की खेती हो रही है और खूब सारा कॉटन हो रहा है। लेकिन मैंने कहा इस कॉटन के प्लांट को खतरा किससे है बाबू, खतरा किससे है, खतरा है एक इंसेक्ट से। किससे खतरा है, इंसेक्ट पेस्ट, इसे कह रहे हैं कॉटन बॉल वर्म। जो कह रहे हैं जब कॉटन बॉल वर्म इस पौधे की पत्तियों पर फीड करने आता है, जब ये इन पौधों की पत्तियों पर फीड करने आता है, जैसे ही ये इंसेक्ट पेस्ट इन पत्तियों को खाने जाएगा, एज द इंसेक्ट पेस्ट विल फीड अपॉन कॉटन प्लांट, उसकी लीफ को अगर ये खाने जाएगा, कॉटन प्लांट पे ये फीड करेगा, तो अब जैसे ही वो इंजेस्ट करेगा, आफ्टर इंजेक्शन, जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन था, दैट इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन जो था, एंडोटॉक्सिन जो था, जो इनएक्टिव फॉर्म में था, क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, कैसा हो जाएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, वो इंजेस्ट हो जाएगा, इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट। क्या हो जाएगा, उन कॉटन के लीफ के साथ साथ वो भी इंजेस्ट हो जाएगा, इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट। क्या हो जाएगा, इट इज नाउ इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट, मतलब उस इंसेक्ट ने उसे खा लिया है। इंसेक्ट के डाइजेस्टिव ट्यूब में ये टॉक्सिन भी आ चुका है, लेकिन अभी कैसा इनएक्टिव फॉर्म में है, और जैसे ही ये उस इंसेक्ट की गट में जाएगा, वहां पे उसे मिलेगा एल्कलाइन पीएच। क्या मिलेगा, उस गट में मिलेगा एल्कलाइन पीएच, और जैसे इंसेक्ट की बॉडी में एल्कलाइन पीएच मिलता है, वो इनएक्टिव टॉक्सिन जो था वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिवेटेड फॉर्म में सॉल्युबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्युबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रिएट मेनी पोर्स, बुलेट चलाना शुरू किया। बैक्टीरिया में इनएक्टिव था, बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं था, पौधे को कोई नुकसान नहीं था, पौधे में इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन अब क्या करेगा, जैसे वो इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा, क्रिएट मेनी पोर्स इन द मिड गट एपिथेलिया। मिड गट की जो दीवारें हैं, उस दीवारों में कई सारे होल्स क्रिएट कर देता है, मिड गट की वॉल में कई सारे होल्स कर देता है, पंक्चर कर देता है उसकी गट वॉल को, और उसी पंक्चर की वजह से थोड़ी देर बाद उसकी स्टार्वेशन हो जाएगी, उसे खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, दैट इंसेक्ट विल स्टार्व्ड एंड डाइज। वो इंसेक्ट पेस्ट जो होगा वो स्टार्व करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी, वो उस इंसेक्ट का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हमने किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ध्यान से, हमने वो टेक्नोलॉजी यूज करी है जो बैक्टीरिया की नेचुरल एबिलिटी थी। बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया, उसके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो टॉक्सिन बनाता है, वो एक केमिकल बनाता है जो अपनी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही वो एक्टिवेट होगा इंसेक्ट की बॉडी में एल्कलाइन पीएच पे, इस बात को रट डालेंगे दिमाग में, एल्कलाइन पीएच पे वो केमिकल जो होता है बेटा वो एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही एक्टिवेट होता है वो केमिकल उस एनिमल जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी जाएगा, उसके गट वॉल की एपिथेलिया के अंदर चिपक जाएगा, उसके अंदर आयरन ट्रांसपोर्ट को वो ब्लॉक कर देगा, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देगा, और इसी वजह से उसके अंदर सेल्स की वॉल जो होगी वो स्वेल करेगी और बर्स्ट कर जाएगी और वो एनिमल मर जाएगा। तो पहले इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट होगा टॉक्सिन में एक्टिवेटेड फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म से सॉल्युबलाइज फॉर्म में होगा। क्रिस्टलाइन था इसीलिए उसका नाम क्राई रखा। याद रखेंगे जो टर्म क्राई है, इसमें जो टर्म क्राई है वो क्राई रोने से नहीं है, उसमें जो क्राई टर्म का मतलब है वो क्रिस्टलाइन टर्म से लिया गया है, उस क्रिस्टलाइन प्रोटीन से लिया गया। तो याद रखेंगे इसमें किसी भी टाइप की कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, क्राई टर्म क्रिस्टलाइन फॉर्म से आया है। ठीक है जी, तो ये चीज आप इसको याद रख सकते हैं। वहां से हम इसको हटा दें, नहीं तो कंफ्यूजन सर ने यहाँ पे इसको क्यों लिखा है ना, वहां पे आपने उसको क्यों लिखा है, सर ने उसे उस चीज को हटा दिया जाए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आपको ये बता दूं कि इसमें क्राई का मतलब क्या होता है, क्राई टर्म जो आया है उसका मतलब है क्रिस्टलाइन प्रोटीन से, क्रिस्टलाइन प्रोटीन से आया।
तो ये कंसेप्ट है बीटी कॉटन का, मतलब हमारा इंसेक्ट पेस्ट भी मर गया और हमें पेस्टिसाइड यूज भी नहीं करना पड़ा, पौधे को भी कोई नुकसान नहीं हुआ और नेचर को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। बैक्टीरिया जो हम यूज कर रहे हैं उसमें एग्रोबैक्टीरियम यूज करेंगे। क्या करेंगे? एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करके इस पौधे को इन्फेक्ट कराया जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम इसको इन्फेक्ट करेगा, टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर करेगा। जो प्रोसेस है वही है नॉर्मल। टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर हमने यूज किया है, टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज किया है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का है। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के टीआई प्लाज्मिड में हमने क्राई प्रोटीन को कोड करने वाले जीन को ट्रांसफर कर दिया। वो जीन क्राई 1AC भी हो सकता है, क्राई 2AB भी हो सकता है। ये दोनों जीन जो है कॉटन बॉल वर्म को किल करने के लिए केमिकल बनाते हैं और क्राई 1AB जो होता है वो प्रोटीन बनाता है कॉर्न बोरर के अगेंस्ट। तो इसी कंसेप्ट को हम कहेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस इन एनिमल्स, या सॉरी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आरएनए का, जिसे हम mRNA साइलेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं mRNA साइलेंसिंग। mRNA साइलेंसिंग का कंसेप्ट है जिसे आरएनए इंटरफेरेंस कहा जाता है। इसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। एक और एग्जांपल इसी में है आरएनए इंटरफियरेंस का। आरएनए इंटरफेरेंस का भी कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है जहां जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज की गई है। ये कहानी जो है रिलेटेड है एक्सपेरिमेंट जो कि परफॉर्म किया था, फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी की थी, फर्स्ट टाइम आरएनए इंटरफेरेंस वाज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट टाइम दिस डिस्कवरी वाज डन बाय, परफॉर्म्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो। एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो ने इसे डिस्कवर किया था और इसके लिए इन्हें 2006 में नोबेल प्राइज भी मिला था इन दोनों लोगों को इस डिस्कवरी के लिए। mRNA साइलेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जो रिलेट करती है mRNA को साइलेंट करके, जहां पे हम प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द पेस्ट में प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। जैसे कि आप जानते हो नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। हम क्या करते हैं? जो mRNA बना है उसको प्रोटीन नहीं बनाने दे रहे हैं, बस सिंपल कंसेप्ट है। मतलब पूरा का पूरा कहानी ये किस बात पे है? द कंसेप्ट इज बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट, दिस आइडिया इज बेस्ड अपॉन, पूरा का पूरा आइडिया किस पे बेस्ड है? इट इज द मेथड ऑफ साइलेंसिंग द mRNA ऑफ अ पेस्ट। एक ऐसा पेस्ट जो कि एक निमेटोड नाम का ऑर्गेनिज्म है, निमेटोड एनिमल है, एक एनिमल पैरासाइट है निमेटोड। यार एक पेस्ट को mRNA को साइलेंट कर देना, इट इज द मेथड ऑफ साइलेंसिंग mRNA ऑफ अ पेस्ट टू प्रिवेंट प्रोटीन सिंथेसिस। क्या प्रिवेंट करना है? प्रिवेंट द प्रोटीन सिंथेसिस। उस पेस्ट में प्रोटीन की सिंथेसिस को हमें स्टॉप कर देना, इसी को कहते हैं mRNA साइलेंसिंग। इट इज द मेथड ऑफ साइलेंसिंग mRNA बाय यूजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज द मेथड व्हिच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बाय यूजिंग डबल स्ट्रैंडेड RNA। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का इस्तेमाल करके हम किसी ऑर्गेनिज्म के जीन प्रोडक्शन में, जो आरएनए से, जैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में आप सभी लोग जानते हो, 2 स्टेप में हम प्रोटीन सिंथेसिस को प्रेजेंट करते हैं, जहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है, mRNA जिसको कहते हैं, और ये mRNA ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक ऐसा प्रोसेस डिस्कवर करना चाह रहे हैं, हम एक ऐसी डिस्कवरी करना चाह रहे हैं जो इस सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। मतलब हम चाहते हैं ट्रांसलेशन को स्टॉप करना, मतलब वी वांट टू स्टॉप ट्रांसलेशन। क्या करना चाह रहे हैं? टू स्टॉप ट्रांसलेशन। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस ही इनहिबिट कर दे रहे हैं। पिछले केस में हमने टॉक्सिन बनाया था जो बैक्टीरिया को, जो पेस्ट को मार देता है, प्लांट के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस कराया था जो उस पेस्ट को किल कर देगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? उस पौधे के अंदर एक ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाएंगे जिसकी मदद से उसका अपना खुद का डीएनए तो मेंटेन रहेगा, उसका खुद की प्रोटीन सिंथेसिस होती रहेगी, लेकिन निमेटोड की किलिंग हो जाएगी। निमेटोड की इसी किलिंग को, जिसमें निमेटोड अपनी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, mRNA को साइलेंट कर दिया जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर दिया जाएगा। इसी मेथड को कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो इसी कहानी को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के पॉइंट्स के साथ करेंगे, पूरा कंसेप्चुअल है ये पार्ट, और ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, बस यही 2 कंसेप्चुअल पार्ट है, बाकी सब एग्जांपल्स हैं उसके बाद। मतलब उसके बाद बस आपको केवल एग्जांपल पढ़ने रहेंगे, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये कहानी जो बायोटेक्नोलॉजी हमने शुरू की थी उसका पहले हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया, अब हम एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। एप्लीकेशन पार्ट में एग्जांपल्स हैं, हमने डिस्कस किया कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन किन फील्ड्स में है, उसमें मेन टारगेट हमारा होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और हेल्थ सर्विसेज में, मेडिसिन में। एग्रीकल्चर में हमने बात करी कि बहुत सारी चीजें डिस्कवर हुई, जहां पे हमने बात करी ग्रीन रेवोल्यूशन की, जहां पे हमने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की बात करी, जहां पे हमने मेरिस्टेम कल्चर की बात करी, जहां पे हमने प्लांट टिश्यू कल्चर में माइक्रो प्रोपेगेशन की बात करी। लेकिन बात आती है जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, तो इसने पूरे एग्रीकल्चरल फील्ड में प्रोडक्शन की दुनिया में तहलका मचा दिया, और उसी में हमने तरह तरह के प्लांट्स बनाए हैं जिनका अलग अलग तरीके का बेनिफिट, अलग अलग तरह के यूजेस हैं जो ह्यूमन को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी में से पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप की बारी आई। उस क्रॉप में जहां पे हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप की बात करते हैं उसमें सबसे पहला एग्जांपल पढ़ा हमने बीटी कॉटन का, दूसरा एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं आरएनए का, जिसे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही होगा। आप जाते जाते होमवर्क लेते जाएं, घर जाने से पहले होमवर्क लेते जाएं। आज के लिए आपका होमवर्क बड़ा सस्ता सा है, 1 से 15 सवाल लगाने के एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करनी है डीपीपी जो आपको दी हुई है ऑलरेडी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा इस चैप्टर में आप बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट 1 में आप देखो और बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 2 बायोटेक का जो चैप्टर अब पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट 2, पहले चैप्टर में 4 से 6 क्वेश्चन और इस चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब इस पूरे चैप्टर दोनों मिला दो अगर आप, तो कहीं ना कहीं 6 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे गए हैं पिछले रिसेंट ईयर में। इसलिए आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग पक्की होनी चाहिए और कंसेप्चुअली आपको बिल्कुल स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसलिए एनसीईआरटी में कोई भी ऐसी लाइन नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो मैं आपको क्लास में छोड़ रहा हूं, सब कुछ डिस्कस कर रहा हूं, प्रॉपर डिटेल में बता रहा हूं, इवन एनसीईआरटी के प्रिंट्स के साथ आपको बता रहा हूं। नई चीज जो एनसीईआरटी ने ऐड किया वो भी मैंने यहां पे ऐड कर दिया, हालांकि वो बॉटनी का पार्ट है, वो भी ऐड करके समझा दिया ताकि आपको एनसीईआरटी समझने में दिक्कत न हो। इसलिए सबसे पहले क्लास नोट्स और फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी की रीडिंग करें, डीपीपी सॉल्व करें, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ी एक्सरसाइज के 10-12 क्वेश्चन लगाने। बहुत सस्ता सा चैप्टर है, आसान सा है, 2 से 3 क्वेश्चन नहीं, लेकिन आते हैं इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जांपल सारे तैयार कर लेंगे। तो आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर पढ़ा, इसी कहानी को आगे ले चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब पढ़ाई करते रहेंगे, खूब मन से पढ़ते रहेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मन लगा करके पढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों, मेरा बच्चा है तो मिलते हैं अगली क्लास में।